वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और व्याकरण में आज हम निबंध लेखन पढ़ेंगे। निबंध लेखन का ये सेशन नंबर पहला है। बच्चों, आपको एग्जाम में रचना विभाग पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रचना विभाग के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे व्याकरण के टॉपिक आते हैं, जैसे कि निबंध लेखन होते हैं, पत्र लेखन होते हैं, संवाद लेखन होते हैं, अनुच्छेद लेखन भी होते हैं, चित्र वर्णन होते हैं। उसमें से आज हम निबंध लेखन इस टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे। निबंध का अर्थ क्या होता है कि अपने विचारों को व्यक्त करना, जिसमें कोई बंधन नहीं होता है। अपने विचारों को व्यक्त करते समय किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रखना। निबंध शब्द नि तथा बंध इन दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। देखिए, जैसे इसके पहले भागों में हमने व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा है। तो उपसर्ग और प्रत्यय में क्या फर्क होता है? प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में लगे जाते हैं, उपसर्ग जो होते हैं शब्द के पहले लगते हैं। अब यहाँ पर देखिए, निबंध इस शब्द में जो मूल शब्द है, मूल धातु कौन सा आएगा? बंध। और नी इस उपसर्ग लगा देने से वो शब्द बना है निबंध। निबंध शब्द नी तथा बंध इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है पूर्ण रूप से गठित होना, अर्थात बंधा हुआ। या दूसरे शब्दों में हम उसे कहेंगे किसी विषय पर भावों और विचारों की एक बंधी हुई रचना। किसी भी एक विषय पर अपने भावात्मक, अपने भावनाओं को और अपने विचारों को लिखना, इसे भी हम कह सकते हैं निबंध। निबंध लेखन और अनुच्छेद लेखन, इसके पहले भागों में हमने या पहले कक्षाओं में हमने अनुच्छेद लेखन, यह रचना विभाग का हमने व्याकरण का टॉपिक पढ़ा है। अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में फर्क होता है। बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता है कि अनुच्छेद लेखन का अर्थ होता है निबंध लेखन, या निबंध लेखन का अर्थ होता है अनुच्छेद लेखन। तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, देखते हैं। जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे निबंध लेखन कहते हैं। देखो, जब हम अपने विचारों को और भावों को जब विस्तार के साथ लिखते हैं या व्यक्त करते हैं, तब हम उसे निबंध लेखन कहेंगे। किंतु जब हम किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं, तब हम उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। तो इसे हमें पता चल रहा है कि अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में क्या फर्क होता है। अनुच्छेद लेखन जो होता है वह संक्षिप्त में होते हैं, उसमें भी हम अपने विचार और भाव को व्यक्त करते हैं, लेकिन उसमें संक्षिप्तता होती है। लेकिन निबंध लेखन जो होते हैं उसमें भी हम अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा विस्तार अधिक होता है। देखिए, जब बच्चों को ऐसा लगता है कि अनुच्छेद लेखन का अर्थ ही होता है निबंध लेखन, तो बच्चे क्या करते हैं, अनुच्छेद लेखन बहुत विस्तार से लिखते हैं। तो हमें अनुच्छेद लेखन को संक्षिप्त में लिखना होता है, जबकि निबंध लेखन को हम अनुच्छेद लेखन से थोड़ा ज्यादा विस्तार से लिख सकते हैं। तो इस दोनों में हमें फर्क समझ में आ गया है कि अनुच्छेद लेखन संक्षिप्त में अपने विचारों और भाव को व्यक्त कर सकते हैं, तो निबंध लेखन में हम अपने भाव और विचारों को प्रकट करते समय थोड़ा विस्तार से कर सकते हैं। अब एक अच्छा निबंध किस प्रकार से लिखना चाहिए, किस प्रकार से उसमें क्या क्या हम उसमें बातों को याद रखना है, कौन कौन सी बातें हमें उनको ध्यान में रखकर लिखना चाहिए, या निबंध के कौन कौन से नियम होते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। निबंध लिखने से पहले निबंध के विषय को अच्छी तरह समझ लें। अब देखिए, जैसे कि एग्जाम में हमें जब निबंध पूछे जाते हैं तो 3-4 निबंध दिए जाते हैं, और उसमें से हमें सिर्फ एक निबंध के विषय का चुनाव करके हमें उसमें विस्तार से लिखना होता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं पता है, जैसे ही एग्जाम में टॉपिक तो देख लेते हैं और उनको जो इजी लगता है, उनको लगता है कि चलो हम इस विषय पर लिख सकते हैं, तो वो लिखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन थोड़े 2-3 सेकंड के बाद वह आगे कुछ सोच नहीं पाते, फिर वो क्या करते हैं, वो विषय को वहीं पर रख देते हैं, फिर दूसरा विषय का चुनाव करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। कभी भी एग्जाम में जब हम विषय को
पढ़ते हैं निबंध के दिए हुए, तो उसमें से एक विषय को हम सबसे पहले चुनाव कर ले, और उस विषय को चुनाव करने के बाद अगर 2-3 विषय में हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं, इसे हम दोनों विषय को हम अच्छे से लिख सकते हैं या तीनों विषय को हम अच्छे से लिख सकते हैं, तो उसमें से भी आप क्या करेंगे, एक कौन से विषय लिखने पर आपको आत्मविश्वास लग रहा है कि हम इस विषय पर सबसे ज्यादा हमारे विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे ही विषय को हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले जैसे हमने विषय को चुनाव कर लिया, निबंध के विषय को हमने चूज कर लिया, तो हमें क्या करना है, उसके विषय को अच्छी तरह से समझ लेना है। दोनों तरफ से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारे पहलुओं पर हमें विचार करना है। निबंध किसी एक उद्देश्य अथवा किसी एक विषय को ही लेकर लिखा जाना चाहिए। निबंध लिखते समय हमें जो उद्देश्य होते हैं या निबंध के जो विषय होते हैं, वो एक ही विषय को लेकर हमें लिखने चाहिए। उसमें बहुत सारे उद्देश्य या बहुत सारे विषयों को एकत्रित नहीं करना है। अगला निबंध लिखने का नियम है, निबंध के विषय को समझने के बाद निबंध से संबंधित बिंदुओं को किसी भी कागज पर लिख ले, अर्थात विषय से संबंधित जानकारी को उचित ढंग से क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। अब देखिए, जैसे कि आप मैथ्स के एग्जाम के समय क्या करते हैं, जब आप कोई भी एग्जाम्पल का आंसर लिखना होता है तो आप रफ वर्क कर लेते हो। तो रफ वर्क करने से क्या हो जाता है, आपको उत्तर आसानी से मिल जाता है। तो उसी प्रकार हमें भी क्या करना है, जब हम निबंध लिखते हैं, चुनाव करने के बाद हमें एक रफ पेज पर उससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं, उन पॉइंट्स को हमें रफ में लिख लेना चाहिए। उसके संकेत बिंदुओं को हमें उससे संबंधित जितने भी बिंदु मिल रहे हैं वह हमें एक पेज पर लिख लेना चाहिए। और फिर उसको बिंदुओं को लिखने के बाद, पॉइंट्स को लिखने के बाद, उसमें क्रमबद्ध से उसका क्रमानुसार कि देखो पहले कौन सा विषय लिखना है, कौन सी बातों पर हमें चर्चा करना है, उसके बाद आप जब पहले सोचते हो तो क्रमबद्धता नहीं होती है, आगे पीछे पॉइंट्स होते हैं। तो पॉइंट्स लिखने के बाद फिर से विचार विमर्श करना है और उसमें क्रमबद्धता से आपको पॉइंट्स बनाना है, और फिर उसके बाद आप निबंधों को लिखना आरंभ करेंगे। इसके बाद निबंध की भूमिका बनाए। भूमिका अर्थात प्रस्तावना। प्रत्येक बिंदु को एक अलग अलग अनुच्छेद में लिखे। अब देखिए, जैसे आपने पॉइंट्स बना लिए हैं, तो हर पॉइंट्स के लिए आप अलग अलग पैराग्राफ बनाएंगे, तो इससे आपके निबंध को एक विचारात्मकता दिखाई देगी। निबंध की भाषा सरल, सुबोध तथा उसके वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। निबंध तो नहीं ज्यादा बड़ा होना चाहिए और नहीं ज्यादा छोटा होना चाहिए। अगला नियम है, विचार क्रमबद्ध तथा आपस में संबंध रखने वाले होने चाहिए। जैसे कि हमने पॉइंट्स बना लिए, तो उसमें क्रमबद्धता तो होनी चाहिए, लेकिन वे जो पॉइंट्स लिखते हैं हम परिच्छेद के द्वारा, तो एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। अगला नियम है, निबंध में व्यर्थ विस्तार नहीं देना चाहिए, कि जितनी बातों की आवश्यकता है, जिन विचारों की आवश्यकता है, उन्हीं विचारों को निबंध में लिखना चाहिए। निरर्थक विस्तार को या निरर्थक बातों को निबंध में नहीं लिखना चाहिए। अगला नियम है, जहां तक हो सके वर्तनी यानी कि स्पेलिंग की अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, अर्थात वर्तनी की मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा निबंध में नहीं होनी चाहिए। अगला नियम है, विराम चिन्हों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, निबंध लिखते समय हमें पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, कॉमा, ये सारी चीजें कहाँ पर देने हैं, उसके अनुसार हमें विराम चिन्हों का प्रयोग उचित ढंग से करते आना चाहिए। निबंध में किसी महापुरुष के कथन, कविता आदि की कुछ पंक्तियों अथवा सूक्तियों का समावेश करके निबंध को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो देखो, जहाँ पर हमें अगर प्रभावशाली निबंध लिखना है, तो उसके लिए हमें बहुत सारे जो महापुरुष होते हैं उनके वाक्य, उनके कथन, कविताओं की कुछ पंक्तियां, उसको हम लिख सकते हैं। तो इससे हमारा निबंध ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली बन जाएगा। अब देखते हैं निबंध के अंग।
अब निबंध लिखते समय हमें हमेशा इन बातों को ध्यान देना है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध के अंग है। सबसे पहला है भूमिका, दूसरे बात है विषय विस्तार, तीसरा है उपसंहार। तो अब देखते हैं उसको विस्तार से। भूमिका, भूमिका का अर्थ क्या होता है? भूमिकाओं को ही हम दूसरे शब्द में बोलते हैं प्रस्तावना। निबंध लिखते समय हम प्रस्तावना देते हैं ना, अगर नेता के बारे में निबंध लिखना है या दूरदर्शन श्राप या वरदान इस प्रकार से निबंध लिखना है तो सबसे पहले हमें प्रस्तावना लिखनी है। दूरदर्शन किसे कहते हैं, उसकी निर्मिति कब से हुई है, आधुनिक काल में और इसके पहले काल में उसका क्या डिफरेंस था, ये सारी चीजें हम प्रस्तावना में लिख सकते हैं। निबंध का पहला अंग है भूमिका। भूमिका में विषय को 4-5 वाक्यों में ही समझाया जाता है। देखो हमारी भूमिका या प्रस्तावना ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, 4-5 वाक्यों में ही प्रस्तावना होनी चाहिए। उसके बाद आता है विषय विस्तार। विषय विस्तार में हम क्या करेंगे, जो जिस विषय का निबंध हमने चुना है उसको हम विस्तार से लिखेंगे। निबंध का दूसरा अंग है विषय विस्तार। विषय विस्तार में विषय से संबंधित भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में विस्तार से लिखा जाता है। अब देखिए, जिस विषय पर हम निबंध लिखे उसको विस्तार के साथ लिखना और उसके अलग अलग मुद्दों को अलग अलग परिच्छेदों में अर्थात अलग अलग पैराग्राफों में विस्तार के साथ लिखा जाता है विषय विस्तार में। उसके बाद आता है उपसंहार। उपसंहार में निबंध का तीसरा और अंतिम माना जाता है। इस भाग में निबंध में बताई गई सारी बातों का निष्कर्ष लिखा जाता है। अब देखिए उपसंहार में हम क्या लिखेंगे, हम अपने विचारों को उस तुलनात्मक दृष्टि से लिखेंगे। जैसे कि मेरा प्रिय नेता, अगर नेता के बारे में लिखना है तो अब नेता जो है अब इस युग में नहीं है, तो उपसंहार में आप लिखेंगे कि आधुनिक युग में उनके न होने के बावजूद भी किस प्रकार से लोगों के मन में उनका स्थान बना हुआ है, और इस तरह से आप उपसंहार में बातें लिखेंगे। या फिर दूरदर्शन शाप या वरदान या टेक्नोलॉजी के बारे में आप लिखते हैं तो इसके पहले भाग परिच्छेदों में आपने उसके फायदे तोटे नुकसान क्या होते हैं सारे लिख ले, लेकिन आज फिर उपसंहार में आप लिखेंगे कि किस प्रकार से उसका इस्तेमाल कर लेना आधुनिक युग में अच्छा है या बुरा है, या आपके विचारों में आप उसमें निष्कर्ष के रूप में लिखेंगे। अब देखते हैं निबंध के प्रकार। निबंध के अलग अलग प्रकार होते हैं। निबंध के कुल मिलाकर 5 प्रकार है। पहला है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा है विवरणात्मक निबंध, तीसरा है भावात्मक निबंध, चौथा है विचारात्मक निबंध, 5वां है आत्मकथात्मक निबंध। तो सबसे पहले हम वर्णनात्मक निबंध का प्रकार देखते हैं। जो पहला प्रकार है उसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। किसे कहेंगे हम वर्णनात्मक निबंध? वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं जिनमें विषय विशेष के बारे में विस्तार के साथ वर्णन किया जाता है। अब देखिए वर्णनात्मक निबंध में किसी भी प्रकार के सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं का वर्णन किया जाता है। किसी भी प्राणी, मनुष्य, स्थान, वस्तु तथा प्राकृतिक एवं अन्य दृश्यों का चित्रण किया जाता है। जैसे कि मेले का वर्णन, मैंने देखा हुआ मेला, त्योहारों का वर्णन, मेरा प्रिय त्योहार, ऋतुओं का वर्णन, मेरा प्रिय ऋतु, या फिर नेता, व्यक्ति विशेष या मनुष्य के विषय में मेरा प्रिय नेता, मेरा प्रिय या मेरे प्रिय टीचर, ऐसे होते ना, मेरे प्रिय शिक्षक। ये सारे विषयों के जो निबंध या स्थान के बारे में भी हम लिख सकते हैं। किसी विशेष स्थान के बारे में, लाल किला या ताजमहल। फिर मेरा प्रिय पर्यटक स्थल कौन सा है, ऐतिहासिक स्थान कौन से है। तो ऐसे स्थानों के बारे में जब हम विस्तार के साथ लिखते हैं, उनका वर्णन करते हैं, तो ऐसे विषयों पर हम वर्णनात्मक विचार अपने व्यक्त करते हैं। तो यह सारे विचारों को हम वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत लिखेंगे। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि निबंध किसे कहते हैं, फिर निबंध के प्रमुख अंगों पर हमने विचार किया,
निबंध के प्रमुख अंगों को देखने के बाद हमने निबंध के अलग अलग प्रकार देखे। उसमें से पहले निबंध के प्रकार को हमने संक्षिप्त में जानकारी हासिल कर ली। अब इसके अगले प्रकारों के बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।